सत्ता भी हासिल कर ली और साथ में अपने धर्म का प्रचार प्रसार। देखिए कोई भी चाहे वह राजनीति की चाहे वह सबके लिए पैसों की जरूरत होती है। बात समझ रहे हैं? बात पीछे जा रही है और क्या सुन रहे हैं? तो हर व्यक्ति को पैसों की जरूरत होती है। बिना पैसे के कुछ भी संभव नहीं है। कुछ भी संभव का मतलब प्राप्त तो बहुत किया जा सकता है, लेकिन उन लोगों का मिशन बहुत बड़ा था। बात समझ रहे हैं? जैसे चाणक्य ने क्या किया, अगर पूछा जाए कि एंशिएंट पीरियड में मुद्रा का अवमूल्यन करने वाला वह कूटनीतिज्ञ कौन था, तो चाणक्य था। उसने क्या किया, जो चांदी का क्या था सिक्के को उसने क्या किया, छोटा छोटा कर दिया और एक बड़ी सेना के लिए उसने जो है यह व्यवस्था कर ली। तो कुल मिलाकर उनका यहाँ आने का कारण यही था। अब देखिए अगर यूरोप में देखें हम, यूरोप में अगर क्रिश्चियन ना होते, मतलब ईसाइयों ने ना रोका होता, तो आज पूरा यूरोप भी क्या होता, इस्लामिक स्टेट होता, इस्लामिक कंट्री होता। इस्लाम का बहुत सारे देशों में देख लीजिए विस्तार हुआ है। तो ये जो ऊपर के 4 खलीफा थे, आपको हमने बताया था 4 खलीफाओं के नाम पर बताए थे, तो उन्होंने बहुत अपने मतलब क्षेत्र को विस्तृत करने के लिए, धर्म को प्रचारित प्रसारित करने के लिए और साथ में राज्य को हासिल करने के लिए काफ़ी लंबा संघर्ष किया था। तो इस तरह से अगर जब उधर यूरोप में इन्होंने देखा कि उधर गाल नहीं कर रही है, बगल में हमारे क्या था, इधर अफगानिस्तान था, फिर जो है आपका ये आज का जो पाकिस्तान है, तो इन लोगों ने क्या किया, सीधे जो है सीधे भारत में घुसने का प्रयास किया। और कल हमने बताया था कितने बार आक्रमण किया गया। अगर पूछा जाए मोहम्मद बिन कासिम से पूर्व भी क्या भारत पर आक्रमण हुआ था अरबों का? हुआ था। कब हुआ था? इसने किया था पहली बार कहाँ पर हुआ? थाना, कल बताया ना, थाने जिले में थाना मुंबई पर हमला किया गया था और वह असफल रहा। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले इसी अभियान में भारत के लोग इस्लामिक दुनिया से परिचित होते हैं, यानी कि इस्लाम धर्म से परिचित होते हैं। तो इस तरह से देखिए आगे पॉइंट पर आइए। तो इसलिए हमने शुरू कहाँ से किया, आपको इस्लाम के उदय से हमने जल्दी बताते हुए सीधे चले आए। अब हमको चलना कहाँ है, मतलब मोहम्मद बिन कासिम पे चल रहे थे ना जी। कल मोहम्मद बिन कासिम को खत्म हुआ था, सिंध विजय हो गया था। सिंध विजय नहीं हुआ था, बहुत सारी विजय है उसमें किया, लेकिन सर 712 वाला लिखाई थे। हाँ चलिए हम बताते हैं कितनी विजय किया था। तो सबसे पहले अरबों का आक्रमण, अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले आक्रमण करने वाले कौन थे, विदेशी अरबी लोग थे। अगर पूछा जाए भारत पर सबसे मतलब प्रथम मुसलमान कौन था भारत पर आक्रमण करने वाला, प्रथम मुस्लिम कौन था? मोहम्मद बिन। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क कौन था, तब क्या जवाब होगी? गजनबी से भी पहले कोई आया था, चलिए उस पर आ रहे हैं। तो प्रथम मुस्लिम ये अरब वाले थे। देखिए मुसलमानों का 2 तरह का आक्रमण हुआ है भारत पर, समझने की कोशिश कीजिए, बाकी सबको आप मुस्लिम नहीं समझ लेते हैं। इनका दो गुट हुआ था। जैसे खलीफाओं में भी 2 गुट हो जाता है, उसमें हम नहीं जाना चाहेंगे, लंबा हो जाता। एक उमैयद खलीफा आपको वहाँ देखने को मिलेंगे और एक जो है अब्बासी खलीफा, लगभग 18 खलीफाओं को मिलता है जी, अब्बासी खलीफा। बाद में उमैयद खलीफा की जो है ये लोग वाट लगा देते हैं, अब्बासी खलीफा जो है शासन सत्ता में आ जाते हैं, यानी कि धर्म के प्रमुख बन जाते हैं। ये अब्बासी वाले कहाँ के थे जानते हैं? मक्का के। और ये मदीना वाले थे, इनका जो है वर्चस्व चलता था उनके मरने के बाद, उसके मोहम्मद साहब के मरने के बाद उमैयद वंश के जो खलीफा हुआ करते थे। हालांकि इस पर मुझे एल पी शर्मा की किताब में पढ़ोगे तो ऊपर ही दिया है पूरा। है किसी के पास किताब एल पी शर्मा की? अच्छी किताब है, रखा करो भाई। तो चलिए खलीफाओं की बात छोड़िए, जो हमारे काम काज पर आएंगे।
4 मुख्य खलीफा थे, कल हमने बता दिया था। तो सबसे पहले अगर भारत पर मुस्लिम आक्रमण की बात कर लिया जाए, भारत पर मुस्लिम आक्रमण, तो सबसे पहले जो मुस्लिमों में आक्रमण आप देखेंगे इसमें दो गुट थे। हाँ, एक अरब वाले थे, एक तुर्की वाले थे, है ना? अब समझ में आ गया? हाँ, तो अगर देखिए अरब और तुर्की, अरब में से इसके बारे में हमने बताया मोहम्मद बिन, इसी की चर्चा चल रही है ना, मोहम्मद बिन कासिम की चर्चा चल रही है। इतिहास को सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ोगे तो बढ़िया हजम होगा, अदरवाइज हम जल्दी जल्दी बताते चले जाएंगे, आप गड़बड़ा जाओगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अरब से मोहम्मद बिन कासिम को आप देखेंगे और तुर्की से हम देखेंगे, तुर्की आक्रमण में महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी, इन दोनों का वंश अलग था, इसलिए दोनों को अलग अलग बता रहे हैं। इसका यामनी था, उसका संसबनी वंश था, महमूद गजनवी। अब हमको लगता है कि आपकी समझ में बात बन रही होगी। ये हटेगा क्या? हट जाएगा, अगर हट जाए तो ऐसे पता रहेंगे फिर आएंगे। हाँ, आप बैठिए। महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी की हम चर्चा करेंगे। अब इसका जो है ये यामिनी वंश का था ना, यामिनी वंश, और ये वंश का था संसवानी वंश, संसवानी या संसवनी वंश, संसवानी वंश का। हाँ, देखिए गजनी के दोनों थे ना, ये गोर प्रदेश था उधर का, तो तुर्क ये भी थे, ये भी तुर्क था, ये भी तुर्क था, लेकिन वंश दोनों के अलग अलग थे, इसलिए हम आपको बताना चाह रहे थे। ये यामिनी वंश का था, ये संसवानी वंश का था। अब समझ में आया? तो मुस्लिमों का जो 2 प्रकार का आक्रमण आपको देखने को मिलेगा, एक तुर्कों का आक्रमण, एक अरब कंट्री वाला, मक्का मदीना जहाँ हज करने जाते हैं वहाँ वाला आक्रमण था। ये तो पड़ोसी थे अपने, जो ये चीन का पश्चिमोत्तर प्रांत है, गजनी, वर्तमान समय में कहाँ है? गजनी प्रांत होने लगता है इसमें, अफगानिस्तान, वहीं के थे ये लोग। चीन और भारत के उत्तर पश्चिमोत्तर प्रांत के थे लोग। तो भारत पर जब मुस्लिम आक्रमण हुआ तो सबसे पहले अरब के बारे में देख लीजिए, इनका हुआ 711 से, इसका आप देखेंगे 711 से 15 ईस्वी के बीच में इसकी गतिविधियां आपको देखने को मिलेंगी सिंध या उसके आसपास के क्षेत्रों में। अब देखिए सिंध चूंकि काफी बड़ा था, जैसे अपना उत्तर प्रदेश में हरदोई है, लखनऊ है, तमाम सारे हैं ना जिले, इस तरह से यहाँ सिंध वाला जो क्षेत्र था, इलाका था, काफी विस्तृत था, उसमें भूटान भी था और छोटे छोटे स्थान थे, उस पर इसका आक्रमण होता है। उसको देख लीजिए फिर जल्दी हो चलती है। तो आपको हमने कल बताया था कि ये जो था हज्जाज का क्या था, दामाद, या कहीं कहीं आप किताब में देखोगे चचेरा भाई, कजिन या भतीजा, जो भी रहा हो, इसका रक्त का संबंध रहा और रिश्तेदारी भी रही। ठीक, मुस्लिमों में जैसा कि आप लोग जानते होंगे, कोई होगा इसमें तो आप जानते होंगे कि आपस में रिश्ता हो जाता है। सिर्फ क्या है, मतलब एक स्तन से, मतलब 2 बच्चे दूध पान ना किए, दूध का बचावता, हाँ वही बचाव, मतलब किसी एक माँ से 2 बच्चे दूध का स्तनपान न किए, या किसी दूसरी माँ से भी एक ही स्तन से 2 बच्चे अगर दूधपान कर लिए तो उनकी शादी नहीं होगी। ऐसा है क्या? कोई है उसमें बच्चा, उसमें बच्ची है कोई? अरे तो इसमें पता नहीं क्या जा रहा है, सबको जान। हाँ, हम कह रहे हैं कि जैसे मतलब अपने खून में ही रिश्तेदारियां हो जाती हैं, पर जैसे इन्होंने भतीजे को शादी कर दी, तो ऐसा नहीं होता। अब जो भाई किताबों में मिलता है किताबों में ऐसा है, मतलब ऐसा अब लोगों में चर्चा के हैं। नहीं, वो तो ठीक है, नहीं है भी, ऐसा बात नहीं, हमारे परिचित कुछ लोग हैं आपस में रिश्ता कर लेते हैं।
और यहाँ तो हिंदुओं में भी देखिए बुआ का बेटा और मामी की बेटी से यहाँ रिश्ता हो जाता है। हम लोगों के यहाँ एकदम मनाही नहीं हो सकता, भाई बहन तो बेटे ससुराल हो सकती है। हाँ, यहाँ हम बच्चों से पूछे, हमारे कॉलेज में आते हैं कि बड़ी बड़ी चुन्नट रख के, चूड़ी जैसे बड़ी बड़ी सी होती है, हमने पूछा ये क्यों रखे हो, उनको नहीं पता था भाई यहाँ के रस्म रिवाज के बारे में। उन्होंने कहा मामा से दहेज लेंगे। हम तो मामा से तो गाली हो गया एक तरह से, मामा से दहेज तुम्हारे पिता लेंगे, तुम थोड़ी ना लोगे यार। डंडा उठाए उसको मार। हमने ये कौन सी भाषा बोल रहा है, मामा से दहेज लेना है अभी तभी इसको साफ करवाएंगे। तो उसमें तो यहाँ बताया गया कि भाई एक तरह से मामा अभी जब इसका वो होगा तो क्या मुंडन होता है, चोटी कटवाएंगे, तो मामा जो है इसकी क्षमता इसकी मांग पूरी करेगा, मतलब जो भी ये मांगेगा उसको देगा। हमने कहा दहेज मत कहो, दान कहो, दान शब्द कहो तो ये अच्छा लग रहा है। मामा से दान हम लोग भी लेते हैं, हम लोगों की यहाँ परंपरा है, मामा अगर मिट्टी भी दे रहा है तो उसको ले जाएंगे, मतलब कुछ भी मिलेगा मामा के घर से। यहाँ भी होगा, ये नहीं कह रहे हैं, तो मामा के घर से कुछ भी मिले तो दान स्वरूप, लेकिन दहेज तो पिता ही मांग सकता है ना जी। हाँ, ये तो भांजा हुआ, भांजा दान मांग सकता है। तो हमने कहा दान कहो, दहेज खराब लग रहा है। तो ये बताया गया कि यहाँ रिश्ता हो जाता है इस तरह से। हमारे एक परिचित थे यहाँ फतेहपुर में, तो उन्होंने कहा कि हम अपनी बेटी की शादी भांजे पर कर दी, तो हमारा माता कहता हम कैसे भांजे शादी करते, कहीं दूर से भांजा लगता रहा होगा। कहने बहन का लड़के से मतलब अपनी बेटी की शादी की जा सकती है। वो लड़की डॉक्टर है, लड़का इंजीनियर है, मेरा दोनों का पैसा भी अलग अलग है यार। क्योंकि मान लिए बताने लगे कि रिश्ता में जब उन लोगों का जन्म हुआ था दोनों बच्चों का, तभी जो है तय कर लिया गया। तो इस तरह से शायद संभवता होता है। दूध का जो है शायद कुछ बैन है, हाँ बचाव की, अगर एक ही स्तनपान 2 बच्चे की हैं तो छोड़िए। तो इस तरह से वह जो है हज्जाज का भतीजा और दामाद था मोहम्मद बिन कासिम, और यह जो है तमाम सारे आक्रमण हुए जो खलीफाओं के द्वारा भेजे गए, लेकिन सफलता किसी को नहीं मिली जितनी सफलता इसको मिली। ये बड़ा बहादुर किस्म का व्यक्ति था। लोगों ने बताया कि सिंध का जो इलाका है बड़ा ही जो है अनुकूल नहीं है, हमारे वहाँ जल की कमी है, फल की कमी है, वहाँ बर्बर असभ्य लोग डाकू रहते हैं, जनजातियाँ हैं। तो इस तरह से जो है, लेकिन चूंकि इनको अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना था, साथ में भारत की जो धन दौलत थी इनको आकर्षित करती। जितने भी विदेशी आए हैं भारत की धन दौलत से ज़्यादा आकर्षित हुए हैं। जैसे आपको एंशियंट में हिस्ट्री में हमने पढ़ाया नहीं, एंशियंट हिस्ट्री में यूनानी आए, हिंद यूनानी, फिर क्या है, शक आए, पहलव आए, कुषाण आए। देखिए ये तो सवाल पूछा जाता है। और फिर देखिए ये अरब आए, तुर्क आए, और फिर इसमें भी जो है कई आक्रमणकारी होते हैं, गोरी, गजनवी, फिर आपको आगे मिलेंगे चंगेज खान, नादिर शाह वगैरह वगैरह। फिर देखिए फिर विदेशी कुछ शक्तियाँ आती हैं भारत में व्यापार करने, लेकिन उनका भी उद्देश्य क्या था, धन कमाना ही था। इधर देखिए जैसे पुर्तगाली आते हैं, फिर पुर्तगालियों के बाद कौन आता है, विक्रम पूछा जाता है ना, कौन आया, डच आए, वेरी गुड। डच मतलब हॉलैंड वासी, हॉलैंड को इस समय क्या कहा जाता है, नीदरलैंड। बहुत अच्छे हॉकी खेलते हैं ये लोग, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन हार जाता है इनसे, बहुत अच्छा खेलते हैं। और यहीं पर जानते हो क्या है, क्या है नीदरलैंड, नीदरलैंड की राजधानी कहाँ है, हेग, एम्स्टर्डम। हेग कहाँ की राजधानी, कौन सी, हेग, जहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय का न्यायालय का मुख्यालय है भाई, यही तो है सर, हाँ यही है ना, यही है नीदरलैंड में ही। छोड़िए देख लीजिएगा उसमें। तो ये जो डच आए, पुर्तगाली आए, हॉलैंड वाले आए, ऐसे क्रम पूछता है भाई, जान लीजिए। फिर कौन आया, अंग्रेज आए, इंग्लैंड वाले आए भाई, अंग्रेज, डच आए, डेनमार्क वाले आए, डेनमार्की लोग आए थे बीच में जरा से दिन के लिए। फिर लास्ट में
पूछा जाता है कि सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे बाद में गए भी। पुर्तगाली गए नहीं बाद में, कौन गया? गोवा कब विजय हुआ? सर गोवा सर 1961। कौन गया? पुर्तगाली गए। पुर्तगाली गए। पुर्तगाली सबसे पहले आते हैं, सबसे बाद में जाते हैं। 1510 फ्रांस वाले बीच में भाग गए। लेकिन सर पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांस। हाँ, ये डेनिश यानी डेनमार्क वाले थे ना जी, इनको डेनिश कहा जाता था। डेनमार्क वाले डेनिश फिर फ्रांसीसी आए थे। और फिर उसके बाद ये तो आपके यहाँ जमे जमाए ही थे, बीच में मुगल वगैरह वगैरह को भी पढ़ाएंगे। तो देखिए भारत पर कितनी विदेशी शक्तियाँ आई, पहले भी और फिर मध्यकाल में भी और आधुनिक काल में भी आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए हज्जाज भेजता है अपने भतीजे यानी मोहम्मद बिन कासिम को, और इसकी उम्र तब क्या थी? 17 वर्ष की। यानी कि उस समय इसको कुछ सूझ नहीं रहा था, सिर्फ सिंध दिख रहा था, यानी भारत की विजय। और भारत में चूंकि पड़ोस में क्या था? सिंध नहीं था, समझ रहे हैं? पश्चिमोत्तर प्रांत में सिंध था। तो वो सिंध जो है इनको लगा और कि जो है कि हम इसको जो है प्राप्त कर सकते हैं। और सिंध जो है उसमें माल असबाब बड़े धन दौलत वहाँ पर हुआ करती थी, काफ़ी उपजाऊ एरिया था बताते हैं। और ये देवल के बंदरगाह से विदेशों को व्यापार भी हुआ करता था। तो अब जैसे कहते हैं कि गुजरात बहुत विकसित है, क्यों विकसित है गुजरात? मुंबई क्यों विकसित है? क्योंकि वह समुद्री किनारे पर है। आज भी देखिए वहाँ से बहुत भारी मात्रा में जो है आयात निर्यात होता है, बहुत सारे बंदरगाह तक पर है। आप देखते होंगे ऐसे ऐसे भारत का। तो इधर जो है भारत काफी समृद्धशाली इलाका है ना भारत का, पश्चिमोत्तर प्रांत, चाहे गुजरात देख लीजिए, मुंबई, गोवा, केरल वगैरह, या इधर का भी जो क्षेत्र देखेंगे आप काफी समृद्धशाली मिलेगा। इसीलिए क्योंकि इनका जो है व्यापार पहाड़ी देशों से होता रहा एंशिएंट पीरियड से। तो देखिए आगे, तो ये रास्ता कौन से चुनता है? मकरान का क्षेत्र। मकरान के रास्ते से या भारत में प्रवेश करता है 711 में। हाँ, और बहुत बड़ी सेना लेकर आता है। कितनी सेना थी इसके साथ कब बताए थे? लगभग 6000 सीरियन घुड़सवार थे और 9000। हाँ, 6000 सीरियन घुड़सवार थे और लगभग इतने ही ऊँट भी थे। 3000 ऊँट और थे। हाँ, घुड़सवार ऐसे सुनिए। और 3000 भारवाहक ऊँट लेकर ये आया था। ऊँट जो है हर परिस्थितियों में झेलने ऐसा मजबूत होता है ना जानवर, चाहे बालू हो, क्योंकि ये उसी इलाके से आए थे ना। और साथ में भारवाहक भी होता है, खाद्य सामग्री, तोप, खाने, जो भी टेंट वगैरह इनके हुआ करते थे वो सब इनके पीठ पर लाद दिया जाता था। और जैसे छोटी मोटी नदी पार करना हुआ तो इनके पैर बहुत लंबे होते हैं। कोई पहाड़ी हुई छोटी मोटी या जो है वहाँ अपना ये लगा कर काम कर लिया करते थे, पेड़ों पे चढ़ जाना। उस समय का जो युद्ध कौशल था उसमें ये ऊँट बहुत सहायक सिद्ध होते थे। ऊँट बड़े जानवरों में और घोड़ा जानवरों में ये दो बहुत उपयोगी हुआ करते थे। तो हाथी क्योंकि शक्तिशाली होता था इसलिए हाथी इस्तेमाल किया जाता। हाथी का ज्यादातर इस्तेमाल भारतीय शासक किए और हाथी हारने का कारण भी बनता, समझ रहे हैं? वो जो है अभी इसी युद्ध में आपको बताएंगे कि जैसे मसाल वगैरह दिखा दिए, पटाखा छुड़ा दिए तो हाथी बिगड़ जाते हैं। हाँ, और जो है जैसे हाथी की आंख में तीर लग गई या मस्तिष्क लग गई, कहीं सूंड पर कुछ प्रहार हुआ तो ये जिसका बहुत सेंसिटिव अंग होता था, आगे वाला जो खड़ा होता है नीचे लटकता रहता है, तो हाथी बिगड़ जाता था। और जब हाथी बिगड़ गया तो अपनी ही सेना को रौदना शुरू कर देता था, तो इसलिए पराजय हो जाती थी। और द्रुतगामी भी नहीं होता था हाथी, तेजी के साथ काम नहीं कर पाता था। तो अब मकरान के रास्ते, अब यहीं पर देखिए उसको जो है एक अन्य सेना उसको भेजी गई हज्जाज के द्वारा देवर बंदरगाह पर, और वह सेना जो थी वह पत्थर फेंकने वाला तोपखाना लेकर आई थी जिससे यह और मजबूत हो जाए। दो रास्ते से सेना भेजी गई, एक देवर बंदरगाह समुद्र के रास्ते से आई और यह स्थल मार्ग का जो है अनुसरण करते हुए भारत में प्रवेश करता है।
अब देखिए सबसे पहले तमाम सारी कहानियां छोड़िए, सबसे पहले इसकी देखिए देवल की विजय। देवल की विजय जल्दी जल्दी देखते हैं। तो देवल पर उस समय किसका शासन था? देवल या यूं कह सकते हैं संपूर्ण सिंध पर किसका शासन था? दाहिर नामक ब्राह्मण शासक था। और दाहिर जो था वो जो है बताते हैं कि जो वहाँ की जनजातियां थी, तलवार के बल पर शासन करने वाला व्यक्ति था। आम लोग जो है बहुत संतुष्ट नहीं रहती थी, क्योंकि ब्राह्मण शासक था। भेदभाव वाली नीतियां भी जारी रखा था, जैसे कि वर्ण व्यवस्था में आप देखते हैं। तो बताते हैं कुछ लोग जो है, और इसी यहीं सिंध में आप देखेंगे, अफगानिस्तान या सिंध के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का बहुत विकास हुआ था। बहुत सारे बौद्धिस्ट थे। तो बौद्धिस्ट और ब्राह्मणों का आपने एंशिएंट पीरियड में भी देखा होगा, शुंग काल में हमेशा 36 का आंकड़ा रहा। बात समझ रहे हैं? बौद्ध धर्म वालों से और ब्राह्मण धर्म के मानने वालों से। तो यहाँ पर जो बौद्धिस्ट थे वह भी इनका सहयोग करने को तैयार नहीं थे। दाहिर का एट लास्ट होता क्या है? देवल की विजय देखिए, यहाँ का शासक दाहिर था। पहली विजय इसकी देख लीजिए, देवल की। अब यहाँ का शासक कौन था? दाहिर था। दाहिर था। और देखिए सिंध की राजधानी आपको अरोर मिलेगी। अरोर या अरोर, अरोर। और देवल की भी राजधानी बताते हैं अरोर की। हो सकता है जैसे आपका ये छोटा प्रांत है कोई, इसकी भी राजधानी लखनऊ बना दिया जाए, लखनऊ की लखनऊ है। हाँ, इस तरह से रहा होगा। तो जो किताब में हमने पढ़ा तो दाहिर था। और यहाँ पर जो है पश्चिमी किनारे, यह जो है बड़ा अदूरदर्शी व्यक्ति था। दाहिर यह बड़ा अदूरदर्शी व्यक्ति था। और इसने जो है अपने पश्चिमी छोर की, जैसे ये इस तरह से इसका राज था, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब ये पश्चिमी छोर की रक्षा ना करके पूर्वी छोर को बचाने में लगा रहा। समझ रहे हैं? और इस तरह से यह जो है मोहम्मद बिन कासिम से हार जाता है। और अपनी अदूरदर्शिता के कारण, क्योंकि आप पश्चिमी किनारे को छोड़कर पूर्वी किनारे की रक्षा में लगा रहा। हालांकि उसका जो भतीजा था, एक भतीजा था इसका, बहुत बहादुर व्यक्ति था। वह 4000 लगभग 4000 राजपूतों को लेकर देवल के किले की रक्षा करता रहा। लेकिन एट लास्ट क्या हुआ? उसे भी पराजय का मुंह देखना पड़ा। तो इसने जो है भतीजे ने 4000 राजपूतों के साथ मिलकर किले की रक्षा करने का प्रयास किया, किंतु असफल रहा। 17 वर्ष के ऊपर के लोगों का कत्ल कर दिया गया। यहाँ जितने भी लोग 17 वर्ष के ऊपर के लोगों का यहाँ पर कत्लेआम कर दिया गया। और जो 17 से नीचे यानी बच्चे थे, महिलाएं थी, उनको जो है ये अपने कब्जे में कर लिए। और बताया गया, इनकी शर्मा पूछा गया कि जो वहाँ की देवल की सबसे खूबसूरत 75 स्त्रियां थी और बहुत सारा माल असबाब कहाँ भेज दिया गया? अरब भेज दिया गया। और बाकी जो 5वां हिस्सा माल असबाब का 5वां हिस्सा खलीफा की सेवा में चला गया। बाकी जो बचा, जो महिलाएं थी या जो कह सकते हैं जो भी धन था, 5वें हिस्से के बाद सेना में आपस में बराबर में बांट दिया गया। तो इस तरह से ये जो है बड़ी अपमानजनक घृणित व्यवस्था के साथ उन्होंने देवल की विजय की। और बच्चों और स्त्रियों को एक गुलाम बना लेते थे, काम करवा लेते थे, तमाम तरह की यातनाएं और अनैतिक होते थे। तो वो आप समझ गए होंगे। बताया गया कि 3 दिन तक नगर में खूब कत्लेआम हुआ, लूटपाट होती रही। और जो 75 स्त्रियों तथा लूट माल का 5वां हिस्सा हज्जाज के पास भेज दिया गया। बाकी सेना ने आपस में बांट दिया। तो इस तरह से देवल की विजय कौन करता है? मोहम्मद बिन कासिम। अगली विजय देखते हैं। और कुछ खास है नहीं, यही जजिया कर लगाता है पहले। यही जजिया कर लगाता है पहले। अरे आगे दीजिए, परेशानों के सिद्ध को पहुँचने तो ज़्यादा दिमाग नहीं आ रहा है। A little knowledge is a dangerous thing। है बनाए जहाँ छूटे बहुत सारी चीजें होता है, कहीं अच्छी बात है। आइए देखिए निरून की विजय या नियोन की विजय।
नेउन या निरुल की विजय, निरुल विजय या नेउन की विजय। कहीं कहीं किताब में नेउन शब्द दिया है, तो नेरुल का नेउन लिखा हुआ शब्द होगा, जो भी हो। तो नेरुल की विजय, ये भी यहाँ की रक्षा का भार दाहिर ने एक पुजारी को सौंप कर, यहाँ पर दाहिर का बेटा था जयपाल, समझ रहे हैं, जयपाल, जयपाल नहीं जयसिंह था नाम, सॉरी जयसिंह था। और ये जो जयसिंह था, अब ये जो दाहिर था, दाहिर का पुत्र जयसिंह था यहाँ पर। तो दाहिर ने क्या किया, जयसिंह को बुला लिया ब्राह्मणाबाद, एक ब्राह्मणाबाद स्थान था, उसकी भी विजय करता है कासिम, तो वहाँ पर बुला लिया। और नेरुल की जो रक्षा का भार किसके ऊपर छोड़ दिया, एक पुजारी थे, रक्षा का भार पुजारी के ऊपर छोड़कर वह ब्राह्मणाबाद चला गया। पुजारी के ऊपर मैंने पुजारी को सौंप कर, भैया अब देखना तुमने हूँ, मैं जा रहा हूँ, पापा हमारे बुलाए हैं ब्राह्मणाबाद। ये चला गया, कौन चला गया, जयसिंह। जयसिंह इसका पुत्र था, काफी बहादुर भी था, लेकिन बहादुरी यहाँ नहीं चल रही मोहम्मद बिन कासिम के साथ में। तो रक्षा का भार पुजारी को सौंप कर जयसिंह कहाँ चला गया, ब्राह्मणाबाद। किसके कहने पर, अपने पिता के कहने पर ब्राह्मणाबाद चला जाता है। क्योंकि दाहिर, अरे छोटे छोटे राज्य की हुई है, राज्य, देश, देश का मतलब बहुत बड़ा, जहाँ जिसमें जो है बहुत सारे स्टेट हो, उसको देश कहते हैं, बात समझ रहे हैं। और उन स्टेटों के प्रति आपकी भावनाएं जुड़ी हो, उसको राष्ट्र कहते हैं, बात समझ रहे हैं। ठीक, राष्ट्रवाद समझते हैं कि नहीं, गांधीवाद समझते हैं, समाजवाद समझते हैं, क्या समझते हैं बता दीजिए, हमको भी जानना है। किसने कहा हाँ, हाँ आप बताओ, पॉलिटिकल साइंस वगैरह पढ़ी होगी, बताओ भाई। भाई देखिए, भारत में क्या था, राष्ट्रवाद का विकास नहीं हुआ था, छोटे छोटे प्रांत हुआ करते थे, उसी का लाभ उठाकर विदेशी शक्तियां और आपस में लड़ते रहते थे। लोग अंग्रेज आए तो क्या किया, आपस में लड़ाकर वो अपना काम सिद्ध कर लिए, पूरा कर लिए, और एक व्यापारी बनकर आए, बाद में सत्ता हासिल कर ली और लगभग 350 साल तक यहाँ शासन किया। तो गांधी जी तो कहते भी थे ना कि जो विदेशी शक्ति आई, हाँ कुछ और नाम होगा इसका, हम बता नहीं सकते, हालांकि वही पश्चिम उत्तर प्रांत सब पाकिस्तान का इलाका है। ठीक, तो गूगल पर सर्च करके देख लीजिएगा, या किताब में तो हमें नहीं मिला कि होंगे, लेकिन सिंध वाला क्षेत्र ही है पश्चिम में, जो पाकिस्तान में पड़ता है, इतना पूछेगा नहीं सर। हाँ, डिवाइड एंड रूल की थ्योरी पर वो काम करते थे। और गांधी जी ने कहा कि जो भारत गुलाम हुआ तो भारतीयों के समर्थन और सहयोग से, और चल रहा है जो शासन इसका, वो भी आपके ही सहयोग से चल रहा है, क्योंकि सेना तो इन्हीं की होती थी। ये जो कासिम आए, गजनवी आए, इसमें जो है सेना के हिंदू थे सेना में भाई, 50% से ज़्यादा सेना में कौन थे, हिंदू थे। तो इन लोगों ने इनका सहयोग किया, और ये जब विदेशी शक्तियाँ आती थी तो ये जो है सबसे पहले धर्मांतरण किया करती थी, या अपनी व्यवस्थाएं थी, अपने सिद्धांत या अपने वसूल आपको जो है ब्रेन वॉश करके या तलवार के बल पर अपनी तरफ वो हृदय से जोड़ना चाहते। आप हृदय से अगर उनसे जुड़ जाओगे तो उनका साथ दोगे, बात समझ रहे हो। गांधी जी ने भी तो यही किया, वो कहते थे कि लाठी के बल पर ही हम आज़ादी ले लेंगे, लेकिन जब प्रत्येक देश का प्रत्येक नागरिक यह समझ जाएगा कि यह मेरा देश है। आज देखिए बॉर्डर पे कोई सैनिक शहीद होता है हमारा, तो हमें दर्द होता है कि नहीं, दर्द होता है। हम लोग तिरंगे से को कितने सम्मान के साथ देखिए भी 15 अगस्त मना रहे थे। तो यही है राष्ट्रवाद की भावना, हम अपने मिट्टी, आबो हवा और इस देश से प्रेम करने लगे, जुड़ गए हैं, प्राण जाए पर देश की रक्षा हम करेंगे, है कि नहीं। इसी को कहते हैं राष्ट्रवाद, देश के प्रति पूरी तरह से भावनाएं जुड़ गई। और हम एक संप्रभु देश हैं। संप्रभु क्या है भाई, 12 नाटिकल मील की दूरी तक हमारी सीमा जा रही है, और उस सीमा के अंदर कोई परिंदा पर मार नहीं सकता बिना मेरे आदेश के, क्योंकि हमारी जो है एक लोकतांत्रिक व्यवस्था, सरकार चुनी हुई सरकार है, और उस सरकार को पावर कौन दे रहा है, यहाँ के लोग। हम भारत के भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंचनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए
तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, एक एक शब्द पर गौर किया करिए, आर्थिक, राजनीतिक, पूरा लंबा है ना वो, उसकी जो उद्देशिका है, प्रियम्बल पढ़िए, वो बड़ा मजेदार है, वही मूल है, ढांचा है जो। हाँ तो देखिए, नीरून की जो विजय हुई, यहाँ की रक्षा का भार दाहिर ने इसको सौंप दिया एक पुजारी को और अपने बेटे को कहा, बेटे ब्राह्मणाबाद चले आओ। उसको लगता था कि अंतिम लड़ाई हम कहाँ से लड़ेंगे, ब्राह्मणाबाद से। अब बताओ मूर्खता इनकी, आज के सारे जो है क्षेत्र चले जा रहे हैं, पूरे किले चले जा रहे हैं। किलों में क्या होता था, अस्त्र शस्त्र होते थे, पूरी धन दौलत चली जा रही है, अस्मिता चली जा रही है, और तुम ब्राह्मणाबाद सबको बुला ले रहे हो। उसको डट कर अपने मेन केंद्र से दूर ही हराना चाहिए ना, मुकाबला करना चाहिए। जब वो सीधे पहुंच आता था इनके किले के पास, यानी मुख्य सेंटर पर, यानी राजधानी में, तो पता लगा ये पूर्वी पश्चिमी छोर की जगह पूर्वी छोर की जो है रक्षा करने में लगे। तो नेहुल में क्या हुआ, यही हुआ। नेहुल में यहाँ की रक्षा का भार दाहिर ने पुजारी को सौंप कर अपने पुत्र जयसिंह को ब्राह्मणाबाद बुला लिया। यहाँ बौद्धों ने कासिम का स्वागत किया। यहाँ पर एक मुख्य चीज जो देखने को मिली, जो बौद्ध धर्म वाले थे उन्होंने जो मीर मोहम्मद बिन कासिम का स्वागत किया, यानी कि समर्थन किया कि भाई आइए, कोई दिक्कत नहीं हमारी तरफ से। मोहम्मद बिन कासिम का स्वागत किया, और इस तरह से अंततः जो है मोहम्मद बिन कासिम वहाँ के लोगों को, यानी बौद्ध धर्म के मानने वाले बहुत सारे लोग यहाँ थे, तो इनका जब समर्थन पा गया, उसका कॉन्फिडेंस हाई हो गया, और वो जो पुजारी साहब थे और उनके जो सेना की, वो लोग जो है आत्मसमर्पण कर देते हैं। इस प्रकार बिना युद्ध के ही नेहरू किले पर अरबों का अधिकार हो जाता है। बिना युद्ध के ही बड़े आसानी से युद्ध के ही नेहरू किले पर अरबों का अधिकार हो गया, किले पर अरबों का अधिकार हो गया। आइए भाई अगला चलिए। अगली विजय जो इनकी थी सेहवान विजय। सेहवान विजय लिख रहे हैं क्या? सेहवान एक स्थान था वहीं पर, सेहवान और विजय। यहाँ का जो शासक था उसका नाम था बाझरा, या अन्य किताबों में कहीं मिलेगा माझरा। जो शासक था उसका नाम था बाझरा, बाझरा या माझरा, जो लिख लीजिए, या माझरा। तो सेहवान में जो था शासक बाजरा, जब देखा कि अरब सेना हमारे इलाके में घुस रही थी, छोड़ छाड़ के इलाका भाग गया। और देखिए इस तरह से अगर ये लोगों ने इनका प्रतिरोध किया होता देवल में या अन्य जो स्थानों पर, नेउल में, तो ये जो लोग भाग रहे हैं, हतोत्साहित हो रहे हैं, तो वो जो है डटकर मुकाबला करते। ये छोड़कर भाग गया, और जब भाग गया तो बड़े आसानी से यहाँ पर अरबों का अधिकार हो गया। सेहवान विजय भी इसके शासक का नाम नहीं लिखिए। ये बात मारे जाएंगे, अभी नहीं, दूसरी जगह मारे जाएंगे, समझ रहे हैं बात जी? हाँ, अब ये भाग कर कहाँ गए? ये गए शीशम के जाटों के पास, एक शीशम स्थान था। देखो जल्दी चल रहे हैं कि यहाँ से बहुत, बस इतना जान लीजिए कि कहाँ कहाँ विजय किया था। ये सवाल ज्यादातर वही कासिम को पूछा जाता है कि सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन। हालांकि आप बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो बताना मेरा फर्ज है। तो सेहवान के बाद आप आ जाइए शीशम के जाटों पर विजय। जाटों पर विजय। जाट जो जातियां होती थी बड़ी बहादुर हुआ करती थी। और देखिए अभी खेल की दुनिया में देख लीजिए, हरियाणा की महिलाएं देखिए जो कुश्ती लड़ रही हैं, सब जाट ही तो हैं, ज़्यादातर अपने पश्चिम में मिलते हैं, मजबूत कदकाठी के होते हैं। तो ये जो है बाजरा भाग कर कहाँ गए? यहाँ पर गए, शीशम में पहुँच गए। और जब ये शीशम में गए तो वहाँ भी अरबों को जाना ही था, वो तो विजय करने आए कि संपूर्ण सिंध की विजय करने। अब शीशम के जाटों की विजय देखिए, बाजरा यहाँ मारा जाता है और जाट उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। यहीं पर यहाँ पर बाजरा या माझरा मारा जाता है। अब मारा जाता है भाई, मतलब समझ लो कि यहाँ युद्ध हुआ होगा, थोड़ा बहुत प्रतिरोध किए होंगे और उस झड़प में ये मारे गए। यहाँ बाजरा मारा गया और जाटों ने अरबों की अधीनता स्वीकार कर ली।
अधीनता, अरबों की अधीनता स्वीकार कर ली, और अधीनता ही नहीं, अधीनता स्वीकार कर ली, और ये कहा कि हम अधीनता ही नहीं, इस शर्त पर कि आप अगले युद्ध में मेरा साथ दोगे। ये जो है जाट होते थे, बड़े लड़ाकू और मजबूत करताठी के लोगों का अरबों ने समर्थन प्राप्त कर लिया अपने ही देश में। तो क्या राष्ट्रवाद की भावना उस समय थी लोगों के पास? नहीं थी। बस क्षेत्रीय शासक के प्रति वह समर्पित रहते थे बस। और वह शासक भी उनसे जो है अनाप शनाप टैक्स वसूलना, अत्याचार करना, तो उससे भी बहुत संतुष्ट नहीं रहते थे। लेकिन चूंकि राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, किसी न किसी के अधीन रहना ही था। तो वही देखिए, जाटों का इन्होंने समर्थन प्राप्त कर लिया। अब अगले अभियान में जाट इनका क्या करेंगे? साथ देंगे। अगला देखिए, रावर की विजय। रावर रावर की विजय। तो रावर की विजय यह करता है जो, वो 20 जून 712 में रावर की विजय, रावर विजय, रावर, रावण नहीं, रावर, ये इसकी विजय होती है 20 जून 712। रावर विजय। यहाँ क्या होता है, लगभग 50,000 सैनिक, वही दाहिर और उनके पुत्र बार बार भाग रहे हैं, जो उनका और स्टेट है उसको बचाने के लिए। यहाँ पर वह जो है लगभग 50,000 सैनिक और बड़ी बड़ी हाथियां लेकर दाहिर जो है यहाँ खड़े हो जाते हैं, 50,000 सैनिकों के साथ। और उसके साथ 12-15,000 तो आए थे कुल, और बाकी के तो यहीं के थे, सब लोग जोड़ लिया था सबको। 50,000 सैनिक और हाथी और अन्य हाथियों के साथ मुकाबला के लिए ये जो है ताहिर महोदय खड़े हो जाते हैं। हाथियां बड़ी बड़ी थी, और जो है हाथियों के साथ दाहिर ने मुकाबला किया, किंतु यहाँ पर दाहिर पराजित हो जाता है। और पराजित ही नहीं होता, वह मार डाला जाता है। इसके पूर्व में अगर देखा जाए तो सिंध के तट पर कुछ दिनों के लिए उसकी समस्याएं आई थी, प्राकृतिक समस्याएं, लेकिन उस समय भी ये तेल में कान में तेल डालकर बैठे रहे, इंतजार करते रहे उनका कि भाई अरब आक्रमण करे हमारे ऊपर, आपको स्वयं आक्रमण कर देना चाहिए, हमारे क्षेत्र में घूम रहा है दुश्मन आदमी। तो उस बीच में उसको समस्याएं हुई थी, जैसे मलेरिया जैसी और तमाम बीमारियां हो गई थी उसके सैनिकों को। हज्जाज ने दवाइयां भेजी, तब तक इनको मौका मिला था, अगर चाहते तो दाहिर उसको परास्त कर सकते थे, लेकिन उसको मौका दे दिए। और वह जो सिंधु के रास्ते को पार करके फिर जो है रावण की विजय करता है। और यहाँ पर जो है दाहिर की जो है निर्मम हत्या होती है। यहाँ बताते हैं कि इनके हाथी जो थे, हाथी को मशाल दिखा दी जाए तो भड़क जाती है, और बहुत लंबा प्रतिरोध यहाँ पर किया। ऐसा लगा कि अरबों को हरा देंगे, लेकिन इनके हाथी बिगड़ गए। ये हाथी पर छोड़कर घोड़े पर सवार होता है, बहुत भयंकर युद्ध करता है दाहिर, बड़े बहादुरी के साथ लड़ता है, लेकिन अंत में वह मारा जाता है। अब यहाँ पर वह मारा गया तो रावण की किले की रक्षा दाहिर की विधवा रानी बाई मिलता है, जो किला था जिस क्षेत्र में मारे गए। तो किला को बचाने के लिए, किला तो युद्ध क्षेत्र से बाहर दूसरी जगह होता था ना, या किले के मुहाने पर युद्ध हुआ करता था, किले के पास होता था, या कोई रण क्षेत्र होता था वहां पर होता था। अब किले की रक्षा कौन कर रहा था? इनकी विधवा रानी बाई। लाडी तो बाद में गिरफ्तार हो जाती है, कैद कर लेता है, विधवा कह सकते हैं। अब चूंकि मारे गए थे, विधवा रानी बाई, और किसी किताब में इसका नाम मिलता है पातिन बाई, पातिन या रानी बाई। और ये जो है प्रतिरोध करती है, लेकिन
प्रतिरोध में असफल रहती है तो यह करती क्या है, अंत में अपने सहयोगी स्त्रियों के साथ क्या कर लेती है, आत्मदाह कर लेती है, आत्मदाह कर लेती है। जैसे आप पद्मावत फिल्म में देखें अलाउद्दीन खिलजी का जब, अरे वही जौहर व्रत करना का मतलब है आग में कूद कर अपने आप स्वयं आत्महत्या कर लेना, अग्नि में कूद कर। छित जल पावक गगन समीरा, पांच तत्व से बना समीरा। लास्ट में क्या होता है, इस देह को किसको समर्पित कर दिया जाता है हिंदू धर्म में, अग्नि को जलाना ज्यादा श्रेयस्कर माना गया है हिंदू धर्म में। हालांकि दफनाते भी हैं अपने यहाँ सारी व्यवस्थाएं, मतलब जला भी देंगे, दफनाएंगे भी। अगर ज्यादा जल है तो उसमें जो है प्रवाहित भी कर देंगे। एंशिएंट हिस्ट्री में बताएंगे कितने लोग जो है जल समाधि ले लिए। कुछ राजा थे वे जल समाधि ले लेते। जल समाधि समझते हैं? वहाँ पर संगम, हमारे जिले में संगम है ना, गंगा यमुना सरस्वती, तो वहाँ पर जल समाधि ले लेते थे कुंभ मेले के दौरान। अपने आप को जल में जो है मतलब कूद जाते हैं। जब दुर्योधन अंतिम युद्ध लड़ता है तो कहाँ छिपा था वो, जल में जाकर छिपा था ना, एक सरोवर के अंदर। अब उन लोगों को कला होती थी, अपना सांस रोकने की कला होती रही होगी, सिखाया जाता था सबको। बताते हैं कि एक सरोवर में वो जाकर छिपा था तो भीम जाकर उसको ललकारते हैं, क्योंकि वो आपको भी बड़ा बहादुर व्यक्ति था, भले अधर्मी था लेकिन बहादुर था। वो किसका शिष्य था जानते हैं? द्रोणाचार्य का था ही, लेकिन गदा विद्या वो सीखा था जो है उनसे, बलदाऊ से। बलराम का शिष्य था, समझ रहे हैं बात? बलराम हमेशा दुर्योधन का साथ देते थे और सुभद्रा की शादी भी बलराम से ही चाहते थे, लेकिन बाद में कहानी बताए थे ना, उसका जो है अपहरण कर लिया जाता है। हाँ बताए थे कि कहानी में, तो वो कृष्ण जानते थे कि सुभद्रा चाहती अर्जुन को है। अर्जुन जो है अब भैया की बात हम काट नहीं पाएंगे, ये शादी तय कर देंगे बलराम से, इसके पहले ही हम विदा कर देंगे। इसके साथ, अर्जुन के साथ वो मंदिर में जाते हैं, लेकिन वो बताते हैं कि तुम जो है सारथी तुम बनना सुभद्रा को, और ये रथी रहेंगे। तो इस तरह से जो है तो जब ललकारते हैं भीम तो निकल आता है युद्ध के लिए, और जानता भी है कि माँ ने तो मेरी शरीर को वज्र बना दिया है, और वही प्रस्ताव रखता है कि हम तुमसे सिर्फ और सिर्फ गदा युद्ध लड़े। गदा युद्ध में क्या था कि जो इतना पार्ट होता है कमर का, उसके नीचे प्रहार नहीं किया जा सकता। और वो जब गंगा स्नान करके जा रहा था, उसकी माँ गांधारी ने कहा था, यही गांधार प्रदेश पड़ता है, कि जो है आओ बेटा तुम रात के समय स्नान करके, और जब वह पट्टी खोल देती है तो उसका शरीर पूरा बंद हो जाता है। वो कहती है कि बेटा नग्न अवस्था में आना मेरे सामने, नेकेड अवस्था में, जैसे तुमको मैंने बचपन में खिलाया था, बचपन में जैसे तुमने जन्म लिया था उसी अवस्था में मेरे सामने आना। लेकिन रास्ते में कृष्ण भगवान को चूंकि नौटंकी करना आता ही था, रास्ते में मिल गए उनको, कहे कहाँ जा रहे हो इस अवस्था में, और खूब ठहाके लगाए तो शर्मा गया। तो वो कहा वासुदेव मैं तो जा रहा हूँ अपने माता ने, छी 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 इतने बड़े हो गए हो, इस अवस्था में माता जी से मिलने जा रहे हो। तो वो उसका मतलब कुल मिलाकर दिमाग डाइवर्ट कर देते हैं। तो कहने यार कुछ तो लाज रखो, कुछ ही रख लो, बाकी चाहे जैसे जाओ। तो उन्होंने कहा केले के पत्ते का इस्तेमाल कर लिया था अपनी कमर के नीचे वाली अवस्था में। तो वो उतनी जगह जब वो जाता है तो उसकी माँ बहुत डांटती है गांधारी, मूर्ख तुम वाकई में मूर्ख हो, तुमको हमने कहा था जिस अवस्था में तुमने जन्म लिया था उस अवस्था में ही मेरे सामने आना। और वो जो पट्टी की बहुत बड़ी पतिव्रता नारी थी ना, वो उसको क्या करे, भीष्म जो है जो जीत कर ले आए थे ना गांधारी को। अम्बा अंबिका अम्बालिका वाली कहानी जानते हो? चलिए बड़ा लंबा हो जाएगा, महाभारत है। हाँ चलिए, तो ये रानी बाई जो है पातिन की जो है, इसीलिए तो वो क्या कहते हैं उसका नाम, उसके इनके मामा का क्या नाम था, शकुनी। शकुनी ने कहा था कि जिस तरह से तुमने मेरी बहन को अंधे के गले में बांध दिया, मैं तुम्हारा वंश
नाश कर दूंगा। सबसे बड़ी खूबी आपको महाभारत में देखने को मिलेगी, चाहे वह पक्ष का रहा हो या विपक्ष का रहा हो, धर्मी रहा हो धर्मी रहा हो, सबकी प्रतिज्ञाएं पूरी हुई है महाभारत, सबकी टोटल। आप पढ़ कर देख लीजिएगा, सारी प्रतिज्ञाएं पूरी हुई हर व्यक्ति। हाँ क्या? हाँ वो तो चाहता था कि मरो तुम। हाँ उसकी भी अपनी प्रतिज्ञा थी ना कि हम तुम्हारे वंश का नाश कर दूंगा, भीष्म पितामह, जो तुम अपने जो है पौरुष पर इतना गर्व कर रहे हो। तो रानी बाई जो थी वो जो क्या करते थे, आत्मदाह, जो आप कह रहे हैं जौहर व्रत, समझ रहे हैं, जौहर कर लेती हैं और अपनी मान मर्यादा को बचाने के लिए, क्योंकि उन्होंने देखा देवल में कि ये लोग जो है महिलाओं के ऊपर अटैक कर रहे हैं, महिलाओं को कैद कर ले रहे हैं, और तो इसलिए वो लोग जो है जौहर व्रत कर लेते हैं। आगे देखिए, सेवान विजय हो गई, रावण की विजय हो गई, ब्राह्मणावाद की विजय देखिए, ब्राह्मणावाद की विजय। अब इनके पुत्र जो थे वहां ब्राह्मणावाद में प्रतिकार करते हैं, वहीं पर तो गया था भागकर, वहीं पर बुला लिए ब्राह्मणावाद की विजय, आकर जो है रक्षा करो, ब्राह्मणावाद की विजय। ढंग से पढ़ाने में टाइम चला जाता है। आगे देखिए, दाहिर के पुत्र जयसिंह को नगर के लोगों के विश्वासघात के कारण पराजित होना पड़ा। यहाँ पर देखिए, दाहिर का जो पुत्र था जयसिंह, यहीं पर बुला लिया था ना ब्राह्मणावाद, दाहिर का पुत्र जयसिंह यहाँ पर प्रतिरोध कर रहा था अरबों का, लेकिन यहाँ पर जो देखिए किला या नगर में कोई जल स्रोत होता, कभी आप गए हो वहाँ पर वहाँ पर दिल्ली गए हैं आप? दिल्ली कौन गया है लाल किला देखने? लाल किला नहीं देखने गए? आप जाएंगे देखेंगे तो लाल किले में जमुना जी का जल अंदर आने की बड़ी खूबसूरत व्यवस्था की गई। गए हैं आप गए हैं क्या? नहीं। तो वहाँ पर देखिए मोती महल, वो जो देखेंगे रंग महल पूरा कुछ टाइम पे बनाया गया है, बढ़िया नक्काशियाँ की गई। जब मैं गया था तो वहाँ जो है बहुत पहले गया था, अब पता नहीं बहुत सारी चीज़ें बदल दी जा रही हैं। बदलने का मतलब जैसे क्षय हो रहा है पत्थरों का, उसमें दूसरा लगा दिया जा रहा है, लेकिन अभी आपको देखने का वही आकृति देखने को मिलेगी। तो जयसिंह जो थे, जयसिंह यहाँ पर प्रतिरोध कर रहे थे। यहाँ मामला ये हुआ कि एक विद्रोही व्यक्ति था यहाँ पर, नगर के लोगों की विश्वासघात के कारण यहाँ पर पराजय हो जाती है। इन लोगों ने बता दिया कि किले के अंदर या नगर के अंदर जल का स्रोत कहाँ से, जो पानी की सप्लाई हो रही है। देखिए जीवन के लिए सबसे मुख्य चीज क्या होती है? जल से भी ज्यादा मुख्य चीज क्या है? हवा। भाई आपका दिमाग में खोलते रहते हैं बीच में। हवा सबसे इम्पोर्टेंट आपके लाइफ के लिए क्या है? O2, ऑक्सीजन। नहीं मिली, जल नहीं मिलेगा तो 1-2 दिन काम चल जाएगा, 2-4 दिन काम चल सकता है। अगर हवा नहीं मिली तो 2-4 मिनट में ही कहानी खत्म हो जाएगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट हवा, उसके बाद जल है, और फिर उसके बाद भोजन, उसके बाद वस्त्र। वेरी गुड, कौन बताया भाई? देखिए ये 3 चीजें आ जाएंगी तो आपके अंदर सभ्यता का विकास शुरू होगा। यानी कि अब हमें यार कपड़े भी पहनना चाहिए, ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है। बात समझ रहे हो? सबसे पहले हवा तो नेचर ने दे ही दिया था, भोजन की ही व्यवस्था कर रहे थे ना, पाषाण काल में आपको पढ़ा रहे। फिर जब ज़्यादा एडवांस हुए तो वो जो है वस्त्र धारण करने लगेगा, और फिर एडवांस होगा तो आदमी घर बनाएगा कि भाई अच्छा तो चाहिए, घर एक मंदिर होता है व्यक्ति के लिए। तो जल जो था, जल की सप्लाई ही काट दी गई अरबों के द्वारा, और अपने यहाँ के ही विश्वासघातियों ने बात बताई कि जो नगर या किले में जल जा रहा है, किले में जल की सप्लाई। अधिकतर किले आप देखते होंगे ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बने होंगे या नदियों के किनारे बने होंगे। क्यों? क्योंकि परिवहन का साधन हुआ करता था, जल ही परिवहन का आसान साधन हुआ करता था, जानते हैं कि नहीं? और पहाड़ियों पर क्यों बनाते थे?
पहाड़ियों पर कहीं न कहीं झरना या कोई जल का स्रोत हुआ करता था, या पहाड़ियाँ ऊंची होती थी, रक्षा करने में आसानी होती थी। जैसे होता क्या, हम लोग लेह लद्दाख की ऊंची ऊंची चोटियों पर हमारे सैनिक क्यों वहाँ खड़े हैं? इसलिए कि अगर हम नीचे आ जाएंगे तो हम जो है हमारे लिए समस्या हो सकती है। अगर हम जैसे कारगिल युद्ध जो हुआ तो हमारे दुश्मन क्या थे, ऊंचाई पर थे, हमको जनहानि ज़्यादा उठानी पड़ी। हमारे सैनिक कितनी वीरता के साथ चढ़ाई करते थे ऊंची, तब जाकर अटैक करते थे। तो चुपके से रात में चढ़ते थे, जानते हैं कि नहीं? चुपके से रात में चढ़ाई करते हैं। जैसे खड़ी चोटी है, वो जो उसमें होता नहीं कांटेदार, उसको फेंक कर फंसाते हैं, फिर चढ़ते हैं। माउंटेनिंग देखे होंगे टीवी में कैसे करते हैं लोग। और ऊपर से पूरे साजो सामान लेकर चढ़ना, हाँ, गोला बारूद के साथ, 5 किलो का जूता, पूरे वर्दी के साथ चढ़ना आसान काम। तो ऐसे ही देखिए जो वहाँ पर है, जहाँ शीत मरुस्थल लेह लद्दाख में हमारे सैनिक दुश्मनों से नहीं बल्कि से मर जाते हैं। अगर वहाँ आपने बॉडी का एक भी पार्ट खोला कि गए काम से। वही सियाचिन ग्लेशियर वगैरह जो है, शीत मरुस्थल भारत का कहा जाता है ना। हाँ, माइनस में रहता है, वहाँ कुछ काम नहीं करता, वहाँ सिर्फ काम करता है स्टोव। स्टोव समझ रहे हैं? इसमें हवा भर दो, केरोसिन ऑयल डाल दो, भड़बड़ चलेगा। प्रेशर रहता है ना उसमें, 24 घंटा चलता रहता है उनके शिविर से, उसी में पानी छोड़ता रहता है। उससे से वो जो दैनिक प्रतिक्रियाएँ होती हैं वो करते हैं। और कुछ अगर यहाँ के सैनिक हैं, हरदोई वाले चले गए लोटा लेकर कहीं बाहर, तब वहीं जमे रह जाएंगे, बैठे हंसने के लिए कहिए, इसको अदरवाइज में नहीं। हाँ, तो ब्राह्मणावाद में क्या हुआ? अब भाई देखिए, दाहिर के पुत्र जयसिंह को नगर के लोगों के विश्वासघात के कारण यहाँ पराजय का सामना करना पड़ा। और विश्वासघात क्या था? वही जल के स्रोत की जानकारी बता देना लोगों को। अब जब जल का स्रोत ही काट दिए तो वहाँ की सेना जो है किले से बाहर आ गई, आत्मसमर्पण कर दिया। बड़े आसानी से ब्राह्मणावाद जीत गए। और ब्राह्मणावाद जीतने के बाद तो इनको बहुत सारा माल अस्बाब यहाँ से मिलता है। कासिम को संपूर्ण कोष, इसीलिए वो ब्राह्मणावाद उसको बुलाया था अपने बेटे को। ज्यादातर धन दौलत यहीं रखा था दाहिर, बात समझ रहे हो? तो संपूर्ण कोष उसको मिला, धन मिल गया। और साथ में क्या उसे मिला? कासिम को संपूर्ण कोष और दाहिर की एक अन्य पत्नी लाडी, एक अन्य पत्नी थी, पत्नियों की कमी तो होती नहीं थी, लाडी इनको मिली। और इनकी दो कुंवारी पुत्रियां भी इनको मिलती हैं। उनका नाम था, क्या था? सूर्य देवी और परमल देवी। सूर्य देवी और परमल देवी। आज उठना मत, पढ़ते रहना। जाएंगे नहीं सर? जब निकल जाएगा तभी तो जाओगे। हाँ, जब निकल जाएगा तब जाना। पहुंच चले दिल्ली सल्तनत तक। तो देखिए यहाँ पर तो कासिम को संपूर्ण कोष मिला और दाहिर की एक अन्य पत्नी लिखना, लाडी, जिसका नाम था लाडी। और एक पत्नी कौन से बताए थे अभी? रानी बाई या पातिल, वो तो मर गई, जौहर कर ली। दूसरी पत्नी मिली लाडी और 2 कुंवारी पुत्रियां जिनका नाम था सूर्य देवी और परमल देवी। इनको अपने कब्जे में ले लेता है और खलीफा की सेवा में भेज देता है, जैसा इन लोगों का अपना सिस्टम था। तो इस तरह से जो है, अब देखिए अरोर विजय देख लीजिए, तब इनकी कहानी बताते हैं इनका अंत कैसे होता है। यही महिलाएं क्या होती हैं, कई रूप होता है ना, यही दोनों इनके मृत्यु का कारण भी बनेंगे। देखिए अरोर या अलोर विजय, अरोर या अलोर, कहीं अलोर मिलता है किसी किताब में। अरोर विजय देख लीजिए, ये राजधानी थी ना, कहाँ की? देवल और सिंध की। ये सिंध की राजधानी थी और देवल की भी राजधानी किताबों में मिलता है, यही अरोर ही थी। सिंधवा देवल की राजधानी थी, देवल और सिंध की राजधानी थी अरोर विजय में देखिए सिंध की राजधानी अरोर का कासिम
मोहम्मद बिन कासिम का अधिकार, जहाँ दाहिर का एक अन्य पुत्र इसकी रक्षा कर रहा था। एक अन्य पुत्र यहाँ पर था अरोर में, दाहिर का एक अन्य पुत्र, इसका नाम नहीं मिलता, एक अन्य पुत्र, दाहिर का एक अन्य पुत्र यहाँ पर जो है राजधानी की रक्षा कर रहा था, लेकिन वह रक्षा करने में सफल नहीं रहा। अरोर पर किसका अधिकार हो गया? अरबों का अधिकार हो गया, यानी मोहम्मद बिन कासिम का अधिकार हो जाता है। आइए मुल्तान विजय देख लेते हैं। मुल्तान विजय, मुल्तान का सुल्तान किस क्रिकेटर को कहा जाता है? सहवाग को। क्यों? डबल सेंचुरी नहीं लगाया। मुल्तान पाकिस्तान का व्यवसायिक नगर, काफी ठीक ठाक। मुल्तान विजय, मुल्तान विजय, जो कुछ बचा कुचा है मुल्तान से प्राप्त कर लेगा, खूब धन दौलत लूटा जो है मोहम्मद बिन कासिम। देखिए अब जो है वह मुल्तान आता है, अरोर के बाद मुल्तान की तरफ वह बढ़ता है, लेकिन मुल्तान के रास्ते में ही इसको कई कबीलाई या कुछ छोटे मोटे शक्तियों से इसको उलझना पड़ता है, यानी कुछ कठिन युद्ध भी यहाँ लड़ने पड़ते हैं मुल्तान तक पहुँचने के लिए। ठीक, वो लोग जानते थे ना कि अब ये किसी को नहीं छोड़ेगा, तो रास्ते में कई युद्ध लड़ता है, वो छोटे मोटे युद्ध थे। बाद में कई कठिन युद्धों को जीतता हुआ मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान पहुंचा। यहाँ देखिए भाई थोड़ा सा गलत हमने बता दिया, ब्राह्मणाबाद में जलधारा वाला मामला नहीं था, मुल्तान में था। जो हमने जलधारा की कहानी बताई शायरी आपको, ये कहानी मुल्तान की है। ब्राह्मणाबाद तो आसानी से जीत लिया था वो। ये मुल्तान विजय में जो है विश्वासघातियों ने जलधारा की कहानी बता दी थी कि इधर से जल का स्रोत जा रहा है कहाँ पर। अगर लिखे हो तो काट लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है तो ऐसे याद हो जा रहा है। तो मुल्तान विजय में, मुल्तान विजय के दौरान जो है, जो जलधारा वाली भी नहीं कहानी बता रहे थे, सप्लाई को, जल की सप्लाई को एक देशद्रोही ने बता दिया अरबों को। इस तरह से मुल्तान के सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया और मुल्तान विजय कर लेता है आसानी से। यहाँ विश्वासघातियों ने कासिम की नगर के अंदर जाने वाले जलधारा की जानकारी देकर सहायता की। कैसी सहायता की? दिमागी सहायता। ये जो है सिर्फ कुछ नहीं करना है साहब आपको, यहाँ किले या नगर में जो भी ये कनेक्टिविटी है, वाटर सप्लाई है, उसको आप काट दीजिए, बस काम खत्म। जब पानी कट गया तो फिर जो है जीवन अधर में हो जाएगा कि नहीं, पानी से ही सब कुछ चलना है। तो मुल्तान की विजय तो बड़ी आसानी से कर लिया है। अंदर जाने वाली जलधारा की जानकारी देकर सहायता की। अंततः किले के सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। अरबों को यहाँ इतना सोना मिला कि उन्होंने मुल्तान का नाम स्वर्ण नगर रख दिया। मुल्तान की विजय ही अरबों की अंतिम विजय। ये मुल्तान की विजय, या मोहम्मद बिन कासिम, या यूं कह सकते हैं अरबों की अंतिम विजय थी। अंतिम विजय थी, अरबों की अंतिम विजय, अरबों की अंतिम विजय। मुल्तान विजय अरबों की अंतिम विजय थी। और यहाँ पर देखिए उसको इतना सोना मिला, बहुत धन प्राप्त हुआ मुल्तान में। मुल्तान में इतना सोना मिला कि मोहम्मद बिन कासिम या अरबों ने इसका नाम क्या रख दिया? स्वर्ण नगर, या सोने का। कासिम ने इसका नाम स्वर्ण नगर, नाम स्वर्ण नगर या सोने का नगर रख दिया गया, रख दिया। पूछा जा सकता है सवाल कि मुल्तान को स्वर्ण नगर किसने नाम दिया था? मोहम्मद बिन कासिम ने या अरबों ने, कह सकते हैं। तो ये इसकी अंतिम विजय थी। अब देखिए कहानी मोड़ लेती है। ये अपने चरमोत्कर्ष पे थे, इसी बीच एक आदेश आ जाता है। कहाँ से? ऊपर से। इनके जो खलीफा ही मुख्य हुआ करते थे, उनके आदेश पर सारा काम करते थे। धर्म का प्रचार करना, धन की प्राप्ति जो होती थी सीधे उनसे संवाद होता था, उनके पास भेजा जाता था, सब सारी जानकारी उनको मिला करती थी और वहाँ से भी वो तमाम सारी सहायता भेजा करती थी।
तो जो है ये कहानी लिखी मोहम्मद बिन कासिम का जो है अंत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। कैसा रहा? दुर्भाग्यपूर्ण रहा। जैसे जैसे अकबर के काल में उसका जो सेनापति था जिसने सब कुछ बनाया, क्या नाम था? अकबर के जो सेनापति थे क्या नाम था उनका शुरुआती दौर के? अरे भाई अब्दुल रहीम खान खाना के पापा, हाँ, बैरम खान। वेरी गुड, नाम उतर गया। बैरम खान का भी अंत कैसा हुआ? दुर्भाग्यपूर्ण ही हुआ। उन्होंने कहा या तो आप कोई सूबेदारी सिंध की शायद सूबेदारी दे रहे थे उसको, या फिर आप कहाँ जाओ, हज यात्रा पर जाओ, क्योंकि वह बैरम खान से मुक्ति चाहता था। पेटीकोट शासन के अंतर्गत काम किया था ना कुछ दिन। पेटीकोट शासन समझते हैं? जहाँ पर वह महिला, उसकी माँ थी ना, क्या नाम था जिसने दूध पिलाया था इसको? महामनगा। महामनगा की बात बहुत मानता था ना अकबर, क्योंकि वही तो लालन पालन करती है उसकी। जब जो है हुमायूं दर दर भटकता रहता है, राणा साल 20 साल के यहाँ उसका जन्म होता है, तो वही उसको दुर्भाग्यपूर्ण उसका भी रहा। वो हज कहता है नहीं अब मुझे अपमान मिलेगा, इससे अच्छा मैं हज की यात्रा पर जा रहा हूँ। और वह जाना निकलना चाहता है गुजरात के रास्ते, जल के द्वारा कहाँ जाता है? यहीं अरब, हज यात्रा कर, और वहीं पर किसी पठान ने उसकी हत्या कर दी। और वो बहुत निर्भीक व्यक्ति था। शायद वह ना होता तो 13 साल की उम्र में अकबर राजा न बन पाता, और अकबर महान भी न बन पाता। बहुत सारी बीवियों को श्रेय उसको जाता है। बाद में उसकी पत्नी कौन थी जिससे शादी भी कर लेते हैं? और बैरम, हाँ, वेरी गुड, क्या बात। आज तो मुगल वाले भूल जा रहे हैं। सलीमा बेगम, ये देखती है लग रहा है जोधा अकबर। हाँ, वेरी गुड, सलीमा बेगम। सलीमा बेगम भी उनकी चचेरी बहन ही तो थी, हिंदाल की पुत्री थी। बैरम खान से उसकी शादी कर दी गई बाद में। हाँ, चचेरी सिस्टर ही, कहानी पढ़ो। हाँ नहीं, सलीमा और जो, और वो भी सिस्टर ही थी। इसकी और एक पत्नी कौन है? रुकैया बेगम भी बचपन की फ्रेंड है, वो भी तो वो भी रिलेशन में है। वही जो बता रहे हैं ब्लड रिलेशन रिश्ता हो जाए। रुकैया बेगम, जोधा वगैरह की तो बाद में शादी होती है, जब ये जो है इधर राजस्थान विजय के दौरान ये सब संबंध बनाते हैं। चलिए वहाँ आएंगे, मौका मिलेगा बताएंगे ढंग से। तो मोहम्मद बिन कासिम का जो अंत होता है दुर्भाग्यपूर्ण होता है। खलीफा जो था, ये जो कहाँ गई, सूर्य देवी और परमल देवी भेज दी गई थी। लाडी सूर्य देवी और परमल देवी, ये बहुत खूबसूरत लड़कियाँ थी। तो ये जो है इनकी सुंदरता पर मुग्ध था परमल देवी। तो इन्होंने खलीफा से कहा साहब बताओ, आप जो है ऐसे व्यक्ति को भेजे हो वहाँ सिंध विजय, तो इनको पता था मेरा साम्राज्य गया, मेरे पिता गए, मेरी माता गई, और मेरे भाई लोग गए, सब कुछ, और अस्मिता भी मेरी खत्म हो गई। तो इन लोगों ने दिमाग लगाया, भाई राजशाही खानदान से थी। इन लोगों ने कहा खलीफा से कि आप जो है, खलीफा इन लोगों पर मुग्ध था, और आप इतना विश्वास करते हैं मोहम्मद बिन कासिम पर, और आप ये नहीं जानते हो कि 7 दिन वह अपने हरम खाने में, जनान खाने में हमको रखे रहा, और मेरे सतीत्व का हनन करने के बाद आपकी सेवा में भेजा। और इससे जो है खलीफा वालिद संभवतः उसमें थे, वो बहुत रुष्ट हो जाते हैं। अरे मेरा चेला चपाटा इतना हरकत कर गया, मेरी सेवा में भेज रहा है, उपभोग के बाद इन लोगों ने ऐसा कहा। और ये बताते हैं कि ये झूठी कहानी बताई, क्यों? बदला लेने की। और इनको यह पता भी नहीं रहा होगा कि बाद में मेरा भी अंत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा, ये कहानी बताने की बात। तो वह चूंकि खलीफा का बड़ा स्वामी भक्त था, तो खलीफा ने यह संदेश भिजवाया कि इसको अरेस्ट करो, कैद करके उसको बैल की कच्ची खाल में बंद करके मेरे पास भेजो।
बैल बैल भाई बैल बैल की खाल में उसको सिल करके बंद करके मेरे पास भेजो। बड़े अरब के लोग जो है जहाँ जल नहीं होगा, मेरी मेरी बात समझो, आप लोग पढ़े होंगे इसमें बहुत सारे लोग भूगोल, तो जानते हैं जहाँ जल मीठा होगा और अधिकता होगी जल की, वहाँ के लोग कैसे होंगे? शांत स्वभाव के होंगे, सरल होंगे, दया भावना होगी उनके अंदर, ठीक, करुणा होगी, ये मानकर चलिए ये बात है। या ठंडी आबो हवा जहाँ की होगी। और अरब में क्या होता था? बालू उड़ने वाला इलाका है, तो ये तो बड़े खूंखार प्रकृति होते थे। अरब की जो प्रथाएं हैं या उधर का रस्म रिवाज आज भी समाज में व्याप्त है। कभी आपने फील किया है? बताइए उदाहरण। हाँ, ये देखो बिटिया जानती है, गुड़िया वो चूंकि वहाँ बालू उड़ती है, वहाँ के लोग भी देखिए पगड़ी धारण करते हैं। आज भी कश्मीर भी है, अफगानिस्तान के लोग देखिए बड़ी बड़ी पगड़ी धारण करते हैं। इसी से जुड़ा हुआ उधर अरब पहाड़ी देश, ईरान वगैरह सब है। पर्सिया जिसको कहा जाता था एंशिएंट टाइम में, फारस यानी इराक, तो वहाँ पर पर्दा प्रथा एक तो धार्मिक रूप रहा, दूसरी जो है वहाँ बालू भी उड़ती है। ये जो आपका एक भौगोलिक कारण रहा, ये सब कारण पर्दा प्रथा के रहे। और वो देखिए आज हमारे यहाँ धर्म में उसको देखा जा सकता है, मुस्लिम धर्म में आज भी बुर्के का जो है इस्तेमाल लोग करते हैं नहीं। और आपने देखा होगा कि जो है वहाँ जल की बहुत कमी है, आज भी जो है जल की वहाँ कमी थी, और जल का वो लोग जो है बड़े मतलब व्ययिता के साथ इस्तेमाल करते हैं कि कम से कम खर्च हो। आप देखिए उसका इस्तेमाल वो लोग वजू वगैरह करते हैं या हाथ वो धुलते हैं, क्योंकि उसके धर्म में ये लोग ज़्यादा जानते हैं। जी सर, ये लोग जो करते हैं ऐसे करके धुला जाता है, ऐसा क्यों? पानी बर्बाद ना जाए। हाँ, वेरी गुड। पानी की कमी को बचाने के लिए इस तरह से लोग धुलते हैं। आप भी धुल कर देखिए, आराम से यहाँ तक पानी पहुँच जाएगा। हाँ, ये सब देखने को मिलता है। टोंटी वाला लोटा आज भी देखिए समाज में है, मतलब हाँ मुस्लिम समाज में तो जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ धर्म का हमने बताया ना कि धर्म जो है खान पान पहनावा रस्म रिवाज जो भी है उसमें हर जगह स्थापत्य कला हर जगह आपको देखने को मिलेगा। जैसे नहीं हम लोग घर बनवाते हैं तो उसमें तमाम भगवान या स्वास्तिक या उनका कुछ बनवा देते हैं, इस तरह के जो, तो आज भी देखिए ये लोग जो है एनर्जी की उसको बचाने के लिए देखिए वो नीचे पानी होता ही नहीं था, बर्तन को नीचे कहाँ धुलते हैं, ब्लैक ही होता है। और उसका एक साइंटिफिक रीजन भी होता है, वो जल्दी से एब्जॉर्ब करता है। काला चीज जो है, आप काले कपड़े ठंडी में क्यों पहनते हो? उसमें एब्जॉर्ब करता है ना, वो एब्जॉर्ब करता है। सूर्य की रोशनी आए उसमें आपकी बॉडी गर्म रहेगी। और वाइट कपड़े आप गर्मी में क्यों गर्मी में क्यों पहनते हो? रिफ्लेक्ट करता है। और ठंडी में हम लोग गाढ़े कलर के कपड़े पहनते हैं। इसी तरह से जो पेंदी होती है, ये जानते थे कि नहीं आप लोग? ये सब जानते हैं, थोड़ा बहुत तो जानते होंगे। आज भी जो है देखिए धुलते नहीं है लोग, जो पेंदी होती है बर्तन, उससे क्या है साइंटिफिक रीजन भी है, दूसरा वही वो लोगों के पास जल्दी कमी थी, बर्तन आसानी से अपना धुल लेते, नीचे अंदर धुल लिए, बाहर अपना चाहे जैसे रहे काम चल जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो है, कहाँ चल रहे थे, कहाँ पहुँचे? हाँ, जो उन्होंने कहा कि बैल की खाल में इसको कैद करके बंद करके हमारे पास भेजो, इसने बहुत लंबी गुस्ताखी की है, माफ नहीं किया जा सकता। तो वह जो है बड़ा स्वामी भक्त था खलीफा का, उसने कहा कि डोंट वरी, मैं खुद घुस जाऊंगा इसके। खुद घुस गया, और फिर जब खुद घुस कर सिलवा लिया बाहर से, तो क्या होगा, दम घुटा और उसकी मृत्यु हो गई। और जब इसकी लाश पहुंचती है वहाँ, जब वो खोला जाता है, कच्ची बैल बताते हैं खाल, हाँ, तो स्वाभाविक है मर जाना। और मरा हुआ जब वो सैनिकों ने बताया कि साहब इसको जोर जबरदस्ती करना ही नहीं पड़ा, अपने आप घुस गया, तो उनको लगा कि यार ये कहीं गड़बड़ है। तो ये इन लोगों ने बताया कि साहब हमने जो है ऐसा था नहीं, हम लोगों ने भी इस तरह की कहानी बताई आपको, और वो भी नहीं जानती रहे उनकी इस तरह का दंड देगा जो भी रहा। तो वो सूर्य देवी परमा देवी को कहता है
तुमने इससे भी बड़ी गुस्ताखी कर दी। हमारे इतने साहसी व्यक्ति को इतने आसानी से तुमने मरवा दिया दिमाग लगा के। ये कहते हैं कि इसको जो है घोड़े की पूंछ में इन दोनों को बंधवा देता है और कहता है कि तब तक दौड़ाओ जब तक इनके प्राण निकल जाए। हाँ, जहन्नुम और क्या होता है? स्वर्ग को जहन्नुम क्या कहते हैं? जन्नत या जहन्नुम में न चले जाएं। हाँ, तो ये इस तरह से देखिए। लेकिन देखिए, आपको ये भी बता दें, पानी निकल गया क्या? जाना चाहते हो क्या? अरे कहाँ जाओगे? 5 मिनट तो है, 5 मिनट तो है। अरे अभी 5 मिनट है बेटा, बैठो। तो देखिए, मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु का जो वास्तविक कारण था वो राजनीतिक था। ये तो एक कहानी मिलती है, ठीक, लेकिन इतिहासकार ये कह रहे हैं कि खलीफा इतना बेवकूफ थोड़ी ना रहा होगा, इतना बेवकूफ नहीं रहा होगा कि अपने इतने विश्वसनीय व्यक्ति को इतनी आसान मौत दे देता जल्दी से। इतिहासकारों ने कहा कि ये नहीं रहा होगा, ये कारण नहीं रहा होगा। एक कारण हो सकता है लेकिन वास्तविक कारण नहीं रहा होगा। वास्तविक कारण हमेशा राजनीतिक हो सकता है। तो कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु का वास्तविक कारण राजनीतिक रहा होगा। हमने तो सोचा आज खत्म करते हैं, तो वास्तविक कारण बताया जाता है मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु का वास्तविक कारण, मृत्यु का वास्तविक कारण क्या रहा? राजनीतिक था। और वह राजनीति क्या थी? तत्काल समय की राजनीतिक था। और राजनीतिक कैसा था बताया जा रहा है कि 715 तक इसकी गतिविधियां देखने को मिलती हैं। 711 से 15 के बीच में, यानी 4 साल या सक्रिय रहा इस क्षेत्र में, के क्षेत्र में। तो ये बताया गया कि उस समय जो 715 में खलीफा वालिद के पश्चात उसका भाई सुलेमान खलीफा बना। ये वहाँ की राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही थी। कहाँ की? अरब। और यहाँ सक्रिय था। कह रहे हैं कि जो खलीफा था वो, उसके पश्चात वालिद, खलीफा वालिद के बाद उसका एक भाई था सुलेमान, अब वह खलीफा बना। वालिद के पश्चात उसका भाई सुलेमान खलीफा बना। सुलेमान खलीफा बना। और जब यह खलीफा बना तो कहानी ये थी, जो हज्जाज से असंतुष्ट था। हज्जाज कौन था? सीरिया का गवर्नर। क्योंकि जो विजय का जो भेजता था वो कौन था? ये तो धार्मिक नेता होता था ना खलीफा। बात समझ रहे हो? खलीफा की जो गद्दी देखें तो आपको फर्स्ट वर्ल्ड वार तक देखने को मिलेगी। कमाल पाशा, समझ रहे हैं? मुस्तफा कमाल पाशा तुर्की का जो था, मुस्तफा कमाल पाशा। भारत में आपसे सवाल पूछा जाता है कि खिलाफत आंदोलन क्यों चलाया गया? भारत में खिलाफत आंदोलन क्यों चलाया गया? तो इसमें तुर्की के सभी छीन लिया गया। बताओ, मॉडर्न हिस्ट्री आप लोग बहुत अच्छा जानते हैं। तो जो तुर्की का खलीफा था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार कब से कब तक चला था? 14 से 19 के बीच में चला था ना। उसी समय जो है गांधी जी ने कहा आप जो है अंग्रेजों का साथ दीजिए। और गांधी जी को ये कहने से क्या मिल गया था? कौन सी उपाधि? कैसरे हिंद की उपाधि दिए। सर की उपाधि देते थे ना वो लोग, कैसरे हिंद, राय बहादुर, दयाराम साईं, बताए थे ना। ये सब उपाधियां कौन देता था? अंग्रेज। आपको फुला के कुप्पा करने। नाइटहुड की उपाधि किसको मिली थी? रविंद्रनाथ टैगोर को। और ये सब रुष्ट कहाँ हो जाते हैं? नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर कहाँ वापस करते हैं? जलियांवाला बाग हत्याकांड।
और ये कैसरे हिंद जो है इनका भूल जाते हैं। जब सेकंड वर्ल्ड वार खत्म होता है ये सोचते हैं कि भीख में कुछ न कुछ मिल जाएगी स्वायत्तता। गांधी जी हमेशा कहते थे ना, हृदय परिवर्तन की बात करते थे। पहले गांधी जी संत ज्यादा थे, राजनीतिक के कम थे। बाद में जाकर कहें कि डू आर डाई, करो या मरो। अब अवसर आ गया है डू आर डाई। अरे तो मेन सोच लिखोगे ना तो ये सब नहीं जानोगे, बढ़िया से लहरा नहीं पाओगे, लहराता होने से। तो वो कहते हैं कि तुर्की का जो खलीफा था वो हार गया, किससे? अंग्रेजों से। अंग्रेजों वाला जो गुट था इनको हरा दिया। जाने दो क्या है? अच्छा, किसको भाई जाना है? हाँ जाइए, क्योंकि आप दूर जाना है ना, दूर जाना है। अच्छा चलो कोई बात। तुर्की का खलीफा हार गया, अपमानजनक संधि करनी पड़ी। और ये जो खलीफा वाला जो कहानी थी इसको अंग्रेजों ने खत्म कर दिया। जैसे यहाँ अंतिम बादशाह कौन थे? मोहम्मद शाह जफर बुती। मुगलों की कहानी वहाँ से खत्म हो जाती है। तो जब खलीफा का पद जो है खत्म कर दिया गया, अपमानजनक हार हुई, संधि हुई, तब यहाँ के मुस्लिम खलीफा को, क्योंकि पूरे जगत का हीरो माना जाता था खलीफा, समझ रहे हैं? तो यहाँ के मुसलमान भी, जो लोग बैठे हैं आराम बैठे लोग, यहाँ के मुसलमान भी अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। और शौकत अली और मोहम्मद अली महाराष्ट्र मुंबई में एक निर्णय लेते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ हम क्या करेंगे? खिलाफत मूवमेंट करेंगे। 2 मिनट नहीं दे पा रहे हो। और उस खिलाफत मूवमेंट का गांधी जी यहीं अवसर पा जाते हैं। जानते हो कि यह अवसर है, अब हमको जो है किसका साथ देना चाहिए? मुसलमानों का। मुसलमान जो हमसे विरक्त हुए हैं, जब हम सब लोग मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे, क्योंकि डिवाइड एंड रूल की थ्योरी पर चलते थे अंग्रेजी, हम जो है मुसलमानों का विश्वास प्राप्त कर लेंगे खिलाफत के माध्यम से, तो मुसलमान भी हमारा साथ देंगे असहयोग आंदोलन में। इसीलिए जो है गांधी जी जो वहाँ का अधिवेशन होता है नागपुर का, उसमें जो है सबको राजी कर लेते हैं कांग्रेस वालों को। कहते हैं कि हमको खिलाफत में किसका साथ देना चाहिए? खिलाफत मूवमेंट में अंग्रेजों का। क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ थे, मुस्लिमों का संघर्ष था, मुस्लिमों का मूवमेंट था, आंदोलन, इसलिए उन्होंने कहा, तो इसलिए कांग्रेस वाले शामिल भी हुए, क्योंकि मुस्लिमों को अपने साथ जोड़ा जाए। तो एक खलीफा का पद यहीं से कट होता है, समझ गए? 2 मिनट सुन लो बस, छोड़ देते हैं। तो हज्जाज से संतुष्ट है। हज्जाज क्या था? सीरिया का गवर्नर था, समझ रहे हैं? खलीफा से ही वह गवर्नर, लेकिन हज्जाज क्या था? वो काफी मजबूत हो गया था। देवल का सारा आइटम कहाँ गया था? हज्जाज के पास। खलीफा के पास के बाद वाला गया सूर्यमल, लाडी बाई और परमल देवी। तो असंतुष्ट थे। उस समय तक हज्जाज की मृत्यु हो चुकी थी। अब देखिए यहाँ भी ये गए वालिद और आ गए सुलेमान, वहाँ भी हज्जाज की मृत्यु हो गई थी। और जब वो मृत्यु हो गई थी तो चूंकि कासिम उसका भतीजा और दामाद दोनों था, बात समझिए, किसका? हज्जाज का। हज्जाज का भतीजा और दामाद दोनों था ना। तो ये लोग असंतुष्ट थे यहाँ वाले खलीफा, क्योंकि कासिम उसका भतीजा और दामाद दोनों था, इसलिए वह उसका शिकार बना। इस तरह याजिद को सिंध का सूबेदार बनाया गया। ये कहा गया कि याजिद जो है, याजिद को भेजा गया कहाँ? सिंध भेजा गया। सिंध का सूबेदार बनाया गया। और चूंकि हज्जाज से वह लोग खलीफा संतुष्ट था, इसलिए याजिद को यहाँ भेजा गया और उसके दामाद यानी चचेरे भाई को कैद कर लिया गया। और कैद करके कहाँ भेज दिया गया? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया का मतलब कहाँ भेजा गया? मेसोपोटामिया का मतलब इराक भेज दिया गया। और वहाँ उसके जो विरोधी थे उसकी हत्या कर देती। ये 2 कहानियां मिलती हैं इसके अंदर। लड़की हमारी गाड़ी चाबी लेकर चली गई। इस तरह से मोहम्मद बिन कासिम की कहानी खत्म हो गई। उसका नाम भी नहीं जानते। अभी 4:03 हो रहा है, जाएंगे आप? नहीं पढ़ा रहे सर, अभी तो बारिश हो रही है। नहीं, कुछ लोगों को तो जाना भी है सर। चाबी क्या है? पहले चाबी लेके गाड़ी भी चली जाएगी, चाबी भी चली जाएगी। तो ये जो है अरबों का आक्रमण समझ में आया पूरा?
हाँ, पूरी कहानी इस्लाम से लेकर अरब तक बढ़िया लगा? चलो अच्छी बात है। नहीं पढ़े? हाँ, जाओ जाओ बात कर